वेलकम क्लास 10th। ये चैप्टर 1 हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। तो इससे पहले वीडियो में हमने जो था इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। तो इस चैप्टर को हम अब आगे करते हैं। तो देखिए, यूरोप में सबसे पहले जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स है वो कहाँ से फैली थी? वो फ्रांस से फैली थी। ठीक है, सबसे पहले जो रेवोल्यूशन था या जो नेशनलिज्म था वो सबसे पहले कहाँ आया था? फ्रांस में। और फ्रांस से फिर वो दूसरे देशों में फैला था। तो आपने 9th क्लास में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। तो देखिए, हम यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही शुरू करेंगे। हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग इट्स पीपल। कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, उससे लोगों के मन में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग कैसे आई कि भाई हम सब जो लोग हैं वो एक देश से बिलोंग करते हैं। ये फीलिंग लोगों के मन में कैसे आई? ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखने की कब हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आने से क्या हुआ? देखिए, जो सॉवरेनिटी थी, यानी कि जो पावर होती है, ठीक है, यानी कि जिससे ऊपर और कोई पावर नहीं होती है। तो सबसे पहले वो पावर फ्रांस में मोनार्की के पास यानी राजा के पास थी। तो सॉवरेनिटी से उसका जो ट्रांसफ़र है वो किसके पास हो गया? टू अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स। बॉडी ऑफ सिटीजन्स क्या थी? जो वहाँ पर नेशनल असेंबली बना दी गई थी। पहले तो फ्रांस में मोनार्की थी, उसके बाद वहाँ पर क्या हो गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी ना, वहाँ पर देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था। राजा के साथ साथ ही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी था। तो अब जो पावर थी वो मोनार्की से बॉडी ऑफ सिटीजन्स यानी कि कुछ सिटीजन्स के हाथ में भी चली गई थी, यानी कि नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ला पेट्रे एंड ले सिटोयन रिप्रेजेंटेड अ कम्युनिटी एन्जॉइंग इक्वल राइट्स। अब देखिए, यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इंट्रोडक्शन ऑफ ला पेट्रे। ला पेट्रे ये जो है एक फ्रेंच का वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? फादरलैंड। ठीक है, वहाँ पर फादरलैंड का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसका मतलब है कि जो सिटीजन्स हैं उनको उनकी फादरलैंड, उनकी पैतृक भूमि दे दी गई है, यानी उनसे उनकी पैतृक भूमि नहीं छीनी जाएगी। एंड ली सिटोयन यानी कि 10 सिटीज़न की जो वहाँ लोग रहते हैं वो वहाँ के सिटीज़न हैं और उनको ऐसे देश से नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि राजा जो था वो किसी की लैंड हड़प सकता था या किसी को बाहर भी निकाल सकता था। तो अब ये सब चीज़ें जो थी वहाँ से बंद कर दी गई थी। अब ये सब नहीं हो सकता था, सबको इक्वल राइट्स थे। A new tricolor flag was chosen to replace the earlier royal standard। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर 3 रंग का झंडा चुना गया जो कि उस देश को रिप्रेजेंट करता था। टू रिप्लेस द अर्लियर रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि रॉयल स्टैंडर्ड जो वहाँ के मोनार्क ने चुना हुआ था उसको हटा दिया गया और एक तिरंगा झंडा वहाँ पर लगा दिया गया। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड by the body of active citizens and renamed the National Assembly। तो जो स्टेट्स जनरल थे, देखो आपने पहले पढ़ा हुआ है स्टेट्स जनरल। वहाँ पर कितनी स्टेट्स थी फ्रांस में? वहाँ पर 3 स्टेट्स थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इस तरह से। तो अब जो स्टेट जनरल थे वो एक्टिव सिटीजन्स चुनते थे। ठीक है, आप एक्टिव सिटीजन्स भी आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हो एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। तो अब जो स्टेट्स जनरल थे वो एक्टिव सिटीजन्स चुनते थे और अब वहाँ पर नेशनल असेंबली बन गई थी। रीनेम्ड द नेशनल असेंबली मतलब वहाँ नेशनल असेंबली बन गई थी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर अबोलिश्ड। अब जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उन्हें हटा दिया गया था, यानी एक शहर से दूसरे शहर में आने के लिए जो हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं सामान आने ले जाने के लिए, वो सब चीज़ें अब हटा दी गई थी। अ यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम वॉज अडॉप्टेड। वहाँ पर देखिए, वेट का सिस्टम जो था, वेट नापने का और मेज़र करने का, वो अलग अलग था। जैसे कि 1 किलो में कहीं पर तो 1000 ग्राम है, कहीं पर 1200 ग्राम है, कहीं पर 900 ग्राम है। या 1 मीटर में कोई तो 100 सेंटीमीटर मानते हैं, कहीं पर वो 90 सेंटीमीटर मांगते हैं, किसी जगह पर वो 120 सेंटीमीटर मानते हैं। तो इन सब चीज़ों को अब हटा दिया गया था, एक यूनिफॉर्म सिस्टम अपनाया गया। रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज्ड। डायलेक्ट्स होती हैं बोलियाँ, तो अब जो बोलियाँ बोली जाती थी उनको भी डिस्करेज किया गया, उनको बोला गया कि भाई अब ये बोलियाँ बंद कर दी जाएँ। एंड फ्रेंच यूज्ड एज कॉमन लैंग्वेज फॉर द नेशन। और अब फ्रेंच जो है उसको पूरे देश के लिए कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आने से वहाँ पर चेंजेस आए।
जो चेंजेस आए और लोगों को एक कलेक्टिवनेस की फीलिंग आई। अब नेक्स्ट देखिए, वट वर द रिएक्शंस ऑफ लोकल पीपल टू द फ्रेंच रूल इन द एरियाज दे कॉन्क्वायर्ड। जो वहाँ के लोकल पीपल था, उन लोकल पीपल जो थे वहाँ के, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उनके क्या रिएक्शंस थे उन एरियाज़ में जहाँ पर ये राज चल रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। अब ये जो स्टोरी की हम बात करेंगे ना, तो ये शुरू हो जाती है कि जब फ्रांस रिपब्लिक हो गया था, उसके बाद डायरेक्टरी आ गई थी, उसके बाद नेपोलियन आ गया था, और उसके बाद जो कहानी है, तो ये उसके बाद की कहानी है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, नेपोलियन के बाद की कहानी। तो पीपल ऑफ यूरोप स्टार्टेड सेटिंग जैकोबिन क्लब्स एज द न्यूज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड। जैसे ही लोगों पूरे यूरोप में ये फैलने लगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, तो लोगों ने जगह जगह पर जैकोबिन क्लब्स शुरू कर दिए। ठीक है, जैकोबिन क्लब्स भी आपने पहले पढ़े हुए हैं, जैकोबिन क्लब्स क्या थे। तो ये जैकोबिन क्लब्स, जो लोग लिबर्टी की डिमांड करते थे, वो एक क्लब्स को सेट कर लेते थे, जिनको हम जैकोबिन क्लब्स कहते हैं। इनिशियली फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी इन हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, मिलान, वार्सो एट्सेट्रा। शुरुआत में तो जो देखो फ्रांस की जो आर्मीज़ थी ना, वो पूरे यूरोप में जा रही थी लिबर्टी का जो मैसेज है वो फैलाने के लिए, कि हर देश में लिबर्टी होनी चाहिए, साम्राज्य बंद हो जाने चाहिए और देश बन जाना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए। तो शुरुआत में तो इनका वेलकम किया गया हॉलैंड में, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, मिलान, वार्सो, इन सब जगह पे। Soon local population turned to hostility as political freedom was losing due to increase in taxes। लेकिन धीरे धीरे जो लोकल पॉपुलेशन थी टर्न टू हॉस्टिलिटी, यानी कि वो इनसे नाराज़ हो गई थी, एज पॉलिटिकल फ्रीडम वाज लूजिंग, क्योंकि लोगों को जो बहुत छूट भी दी गई, लेकिन उनको पॉलिटिकली छूट नहीं दी गई थी। कुछ चीज़ों में टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, सेंसरशिप लगा दी गई थी, और लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि वो आर्मी में भर्ती हो जाए। सेंसरशिप होती है कि मीडिया जो है वो न्यूज़पेपर में जो है कुछ भी ना छाप सकता है, ना दिखा सकता है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। पहले उसे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, उसके बाद ही वो कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ छाप सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही छापेगा वो। दिस कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर इन लोकल पीपल, जिसके कारण लोगों के मन में जो था बहुत ही गुस्सा भर गया था। ठीक है, तो अब हम नेपोलियन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक टॉपिक है नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804। जब 1804 में नेपोलियन आया था, तो उसने क्या चेंजेस कर दिए थे जहाँ जहाँ पर उसने राज किया था। तो जो चेंजेस उसने किए थे उसको हम नेपोलियनिक सिविल कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए नेपोलियन ने क्या किया। नेपोलियन रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जितनी भी लोगों को फैसिलिटीज़ मिली हुई थी अपने बर्थ से, यानी फर्स्ट एस्टेट को, सेकंड एस्टेट को जो फैसिलिटीज़ थी उनको हटा दिया गया। एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, और लोगों को उनकी प्रॉपर्टी पे राइट्स दे दिए गए। ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, उसने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स थी, यानी कि जो भी प्रशासनिक काम था उसको सिंप्लीफाई कर दिया, उसको बांट दिया। एंड अबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड मेनोरियल ड्यूज़, और उसने फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिया, मैनोरियल ड्यूज़ भी ख़त्म कर दिए। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, देखिए फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सेकंड एस्टेट के लोग होते थे, ये थर्ड एस्टेट में जो ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, हम कह सकते हैं ज़्यादा पैसे वाले होते थे, जिनके पास जो थी लोग काम करते थे। ठीक है, तो वो राजा को जाके क्या कहते थे कि राजा को हम सेना प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बदले में राजा हमें पैसे दे। अगर राजा हमें पैसे देगा तो हम जो है राजा को सेना प्रोवाइड करेंगे। तो जो लोग इनके अंडर काम कर रहे होते थे, ये उनको जो दे फिर सेना में भर्ती करवा देते थे। मतलब कि इनको जब भी ज़रूरत पड़ती थी, राजा को जब भी ज़रूरत पड़ती थी, तो राजा इनको कॉल बैक करता था, कि इनको बुलाता था राजा। तो जिसके कारण जो लोगों को ये काम करना होता था, राजा की मदद करनी होती थी, तो उनको बदले में कोई पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, वो सिर्फ उसी टर्म्स और कंडीशंस पे काम करते थे जिन टर्म्स ऑफ कंडीशन पे वो लोग उन बड़े लोगों के घर काम कर रहे हैं। तो ये फ्यूडल सिस्टम था। इसके अकॉर्डिंग तो छोटे लोगों को बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता था, तो इसको ख़त्म कर दिया गया।
और मेनोरियल ड्यूज़ यानी कि जो भी मेनोर्स कौन होते हैं, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, उनको जो भी पैसा भरना रहता था, तो वो सब वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड यानी कि ग्रुप होता है, तो ग्रुप बनाने पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे पहले, जैसे कि जो कोविंस क्लब सेटअप करना, ये सब चीज़ों पे बैन लगा दिया गया था, तो अब वो हटा दिया गया था। एंड पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम। और पीजेंट्स यानी कि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनको सर्फडम से यानी कि ग़ुलामी से रिहा कर दिया गया था। अ सिस्टम ऑफ इक्वल वेट्स एंड मेजर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। फिर से एक इक्वल वेट और मेज़र का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और एक कॉमन नेशनल करेंसी भी बनाई गई। इससे पहले वहाँ पर करेंसी बहुत ज़्यादा थी, फ्रांस में एक से ज़्यादा करेंसी थी, तो वहाँ पर एक करेंसी इंट्रोड्यूस की गई, जिसके कारण ट्रेड और मतलब कि देखिए, कॉमन नेशनल करेंसी फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, जिसके कारण ट्रेड यानी कि बिजनेस और गुड्स कैपिटल जो है इधर से उधर जाने में उनकी बहुत ही फैसिलिटी हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम था, जो ट्रांसपोर्टेशन था, कम्युनिकेशन था, इन सब चीज़ों को भी नेपोलियन ने इम्प्रूव किया।